हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। जीएस सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था समूह गत्यात्मकता, जिसका कुछ भाग रह गया था। वीडियो ज़्यादा लंबी न हो इसलिए हमने उसको कल कुछ भाग को छोड़ दिया था। आज हम लोग समूह गत्यात्मकता के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। देख लीजिए कल के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा था। समूह गत्यात्मकता क्या होती है, इसके बाद समूह के प्रकार, जिसमें समूह वैसे तो निश्चित संगठन और अनिश्चित संगठन दो प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह होती है। समूह गत्यात्मकता एवं गतिशीलता का अध्ययन किए थे हम लोग। इसके बाद समूह गतिकी के पक्ष में हम लोगों ने समूह संरचना पढ़ा था। समूह अंतःक्रिया का अध्ययन किया था। समूह अंतःक्रिया के अंतर्गत क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, या तो पॉजिटिव प्रभाव पड़ सकते हैं या नेगेटिव, मतलब सहयोग एवं विघटनकारी दोनों प्रभाव दिखाई देते हैं। जिसमें समूह परिवर्तन, आंतरिक द्वंद्व, परिस्थितिजन्य सदस्यता परिवर्तन, सदस्यों की विशेषताओं में परिवर्तन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, यह सब होते हैं। इसके बाद है समूह संरचना। क्या होती है समूह की संरचना? तो समूह संरचना में 3 तत्व पाए जाते हैं। एक होता है उच्च स्तरीय नेता, दूसरा होता है मध्य स्तरीय नेता और तीसरा होता है समर्थक। समूह के संरचना के निर्माण में कौन कौन से कारक योगदान देते हैं? तो इसमें पहला है समूह का आकार, दूसरा है समूह में व्यक्ति की भूमिका, तीसरा है समूह संबंध और चौथा है समूह संबंध। 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम जो है लंबीय संबंध या लंबवत संबंध, जो श्रेष्ठ लोगों में पाई जाती है, और दूसरा है समतल संबंध। इसमें सभी लोग, ग्रुप के सभी लोग एक समान होते हैं। और चौथा पॉइंट है विभिन्न समूहों में संबंध। इसके बाद हम लोगों ने कल नेतृत्व को पढ़ा था। नेतृत्व के बाद हम लोगों ने नेता की विशेषता या गुण पढ़े थे। इसके बाद हमने नेता के कार्य भी पढ़ लिए थे। नेता के प्राथमिक कार्य, नेता के द्वितीयक कार्य। नेतृत्व के प्रकार, नेतृत्व कई प्रकार के होते हैं, यानी नेता कई प्रकार के होते हैं, जिसमें प्राथमिक नेता, विशेषज्ञ नेता, जादू या दैविक नेता, प्रशासनिक नेता, नौकरशाह नेता, आंदोलक नेता, सिद्धांतवादी नेता। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रजातांत्रिक नेतृत्व। प्रजातांत्रिक नेतृत्व क्या होता है, यह कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है। निरंकुश नेतृत्व और प्रजातांत्रिक नेतृत्व में अंतर, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेतृत्व के सिद्धांत। नेतृत्व व्यवहार की व्याख्या के लिए कई सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। नेतृत्व व्यवहार की व्याख्या के लिए अनेकों सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। इन्हें 3 मुख्य वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। शील गुण या लक्षण सिद्धांत, दूसरा है परिस्थितिजन्य सिद्धांत, तीसरा है अतिक्रियात्मक सिद्धांत। पहला है शील गुण या लक्षण सिद्धांत, दूसरा है परिस्थिति सिद्धांत, तीसरा है अतिक्रियात्मक सिद्धांत। देखिए पहला सिद्धांत शील गुण या लक्षण सिद्धांत। नेतृत्व का उद्भव शील गुणों या लक्षणों पर निर्भर करता है। नेतृत्व के उद्भव तथा उसे सफल बनाने में व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसी आधार पर महान मानव सिद्धांत की स्थापना की गई है। यह शील गुण जो सिद्धांत है, यह बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। जिस प्रकार कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में
सील गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सील गुण वे तत्व या वे फैक्टर होते हैं जो हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। जिस प्रकार एक मकान की संरचना जिस प्रकार एक मकान की संरचना विभिन्न छोटे छोटे ईंटों से होती है, उसी प्रकार हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में अनेक सील गुणों का योगदान होता है। जिस प्रकार एक मकान का निर्माण अनेक छोटी छोटी ईंटों से होता है। अगर उन छोटी छोटी ईंटों को अलग कर दिया जाए तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार हमारे व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण विभिन्न सील गुणों से होता है। अगर उन सील गुणों को अलग कर दिया जाए तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पर भी सील गुण सिद्धांत यही कहता है कि नेतृत्व का उद्भव सील गुणों या लक्षणों पर निर्भर करता है। जैसे आपके व्यक्तित्व रहेंगे, जैसे आपके विचार रहेंगे, जैसे आपके लक्षण रहेंगे, वैसे ही नेतृत्व की भावना आपके अंदर होगी। नेतृत्व के उद्भव तथा सफल बनाने में व्यक्तित्व की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जैसा आपका व्यक्तित्व रहेगा वैसा ही आप समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने वाले हैं। इसी आधार पर महान मानव सिद्धांत, जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व जितना ही उज्जवल होता है, जितना ही अच्छा होता है, वह व्यक्ति समाज में उतना ही लोकप्रिय होता है। टीड के अनुसार नेताओं में शारीरिक शक्ति, मैत्री भाव, विश्वास, उत्साह, बुद्धि, निश्चितता और समूह के सदस्यों के बारे में विविध जानकारी होनी चाहिए। टीड महोदय ने कहा है कि जो नेता है, जो किसी ग्रुप का लीडर है, उसको शारीरिक शक्ति, सबसे मित्रता का भाव, विश्वास, उत्साह, बुद्धि, निश्चितता, समूह के सदस्यों के बारे में विविध जानकारियां प्राप्त होनी चाहिए। इतना मतलब उस नेता को प्राप्त जानकारियां होनी ही चाहिए। कैटल के अनुसार सील गुणों की संख्या कितनी है? 171। कैटल महोदय ने बताया कि 171 सील गुण हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होते हैं। ये जो छोटे छोटे पॉइंट है, यही आपके एग्जाम को, आपकी कॉपी को प्रभावपूर्ण बनाते हैं, जो एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित करते हैं। अगर एग्जामिनर को आप एक बार प्रभावित कर लेते हैं तो वह आपके मार्क को अच्छे तरीके से देगा। अगला परिभाषा है आलपोर्ट के अनुसार सामाजिकता, साहस, धैर्य, वाक्पटुता मतलब बोलने में चतुरता, दृढ़ता, फुर्तीलापन, चाटुकारिता, प्रेरक क्षमता, तेज चाल, समझ, उत्साह, बुद्धि, चरित्र एवं शारीरिक शक्ति आदि। आलपोर्ट महोदय ने बताया है कि जो एक सामाजिक नेता होता है, यानी एक नेता होता है, जिसके गुण कौन कौन से हैं, उसके नेतृत्व के गुण कौन कौन से हैं। तो इन्होंने नेतृत्व के गुणों में बताया है कि वह सामाजिक होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, धैर्यवान होनी चाहिए, वाक्पटुता यानी बोलने में चतुरता होना चाहिए, दृढ़ व्यक्तित्व वाला होना चाहिए, फुर्तीला होना चाहिए, चाटुकारिता होनी चाहिए, प्रेरक होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए उसके अंतर्गत, कार्य करने की तेज चाल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होना चाहिए यानी समझ, उत्साह, उसकी बुद्धि अच्छे क्वालिटी की होनी चाहिए, चरित्र उत्तम होना चाहिए और शारीरिक शक्ति से तात्पर्य यहाँ यह है कि वह हष्ट पुष्ट स्वस्थ होना चाहिए आदि। यह सब परिभाषाएं नेतृत्व के यानी नेता के बताए गए हैं। आगे देखिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेतृत्व एक नहीं बल्कि अनेक सील गुण होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेतृत्व में एक गुण नहीं होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि जैसे मकान की संरचना विभिन्न ईंटों से होती है,
उसी तरह व्यक्तित्व का निर्माण भी विभिन्न प्रकार के शील गुणों से होता है। अगर एक ईंट को अलग करके देखा जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार किसी एक शील गुण का हमारे समाज में कोई अस्तित्व नहीं है। इस दृष्टिकोण से इसे शील गुण सिद्धांत कहते हैं। यही कारण है कि इसे शील गुण सिद्धांत कहते हैं, यानी व्यक्ति का जैसा व्यक्तित्व रहेगा, जैसा व्यवहार रहेगा, उन्हीं के आधार पर उसमें नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं। इस सिद्धांत का मूल्यांकन देखिए। यद्यपि नेतृत्व के अनुभव में शील गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिर भी कुछ कमियां पाई जाती हैं जो निम्न है। हर कोई सिद्धांत अपने आप में लोकप्रिय होता है, लेकिन कुछ न कुछ कमियां अवश्य ही पाई जाती हैं। जैसे विज्ञान वरदान है तो अभिशाप भी है। जैसे विज्ञान को देखिए आप, तो वह वरदान है तो अभिशाप भी है। वह आपको सुविधा दे रहा है तो उससे कुछ हानियां भी हैं। तो इसी प्रकार देखिए मूल्यांकन में कुछ कमियां हैं। यह आवश्यक नहीं है कि एक नेता लंबा, मोटा एवं आकर्षक व्यक्ति ही बन सकता है। जैसा कि ऊपर आलपोर्ट महोदय ने बताया कि शारीरिक शक्ति होनी चाहिए, तो यहाँ पर यह कमियां निकाली गई है कि यह जरूरी नहीं है कि नेता लंबा, मोटा एवं आकर्षक व्यक्ति ही बन सकता है। एक नाटा व्यक्ति भी सफल नेता बन सकता है, जैसे नेपोलियन एवं लाल बहादुर शास्त्री। कमियों में शारीरिक क्षमता का खंडन किया गया है। अगला पॉइंट देखिए। नेतृत्व की सफलता केवल शब्द खतरनाक होता है, हमेशा याद रखिए। शील गुणों पर निर्भर नहीं करता। केवल शील गुणों पर व्यक्तित्व की सफलता या नेतृत्व की सफलता निर्भर नहीं करता। विभिन्न परिस्थिति में भिन्न भिन्न शील गुणों की आवश्यकता होती है। विभिन्न परिस्थिति में भिन्न भिन्न शील गुणों की भी आवश्यकता पड़ती है। कुछ के आधार पर नेतृत्व को सफल नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि अभी हमने आपको बताया, एक ईंट का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार कुछ शील गुणों या एक शील गुणों को अगर अलग कर दिया जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, नेतृत्व को सफल नहीं बनाया जा सकता। दूसरा है हमारा परिस्थिति जन्य सिद्धांत। पहला हमने पढ़ा शील गुण सिद्धांत या लक्षण सिद्धांत, दूसरा है हमारा परिस्थिति जन्य सिद्धांत। अनेक शोधकर्ताओं ने नेतृत्व के लिए परिस्थिति जन्य को महत्वपूर्ण बताया है, यानी परिस्थितियां, जैसा परिस्थिति होता है हम वैसा व्यवहार करते हैं। इनके अनुसार नेतृत्व का व्यवहार देश, काल एवं परिस्थिति पर निर्भर करता है। यह जन्मजात न होकर अर्जित होता है। परिस्थिति जन्य सिद्धांत कहता है कि यह जन्मजात न होकर नेतृत्व अर्जित होता है। इस सिद्धांत को समय सिद्धांत, इम्पोर्टेंट है, समय सिद्धांत भी कहते हैं। परिस्थिति जन्य सिद्धांत परिस्थिति के विभिन्न पक्षों के नेतृत्व के लिए आवश्यक मानते हैं। ये परिस्थितियां निम्न हो सकती हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि जैसी परिस्थितियां रहेंगी वैसे ही व्यवहार होता है इस सिद्धांत में। तो देखिए ये परिस्थितियां क्या क्या हो सकती हैं। समूह का आकार, पहला है समूह का आकार। समूह का आकार बड़ा छोटा जो कुछ भी हो सकता है। दूसरा है समूह संकट, समूह में किसी भी प्रकार का संकट हो सकता है। तीसरा है समूह की आंतरिक संरचना, समूह की आंतरिक संरचना। यह सब हमने आपको समूह संरचना में पढ़ाया था कि समूह का आकार, समूह की संरचना। परिस्थिति जन्य में अचानक परिवर्तन, परिस्थितियों में अचानक परिवर्तन से भी इस पर प्रभाव पड़ता है। नेता के कार्य एवं नेतृत्व यह सब भी बदल जाते हैं। जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा ही व्यवहार किए जाते हैं। आवश्यकता की पूर्ति, यह तो सभी व्यक्ति करते हैं, जितनी आवश्यकता की पूर्ति होगी। सामाजिक आर्थिक स्थिति, समूह की जैसी भी सामाजिक आर्थिक स्थिति रहेगी वैसा ही नेतृत्व का विकास होता है। मूल्यांकन, अभी हमने पढ़ा कमियां
अभी हमने पढ़ा परिस्थिति जन्य सिद्धांत, जो कि परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आपको कुछ याद भी नहीं करना है, नाम से स्पष्ट है कि सीलगुण सिद्धांत यानी सीलगुणों पर आधारित, परिस्थिति जन्य सिद्धांत यानी परिस्थितियों पर आधारित। मूल्यांकन कीजिए इसका। नेतृत्व का उद्भव एवं उसकी सफलता सीलगुण पर ही नहीं बल्कि परिस्थितिजन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। इस सिद्धांत में कुछ कमियां हैं जो निम्न है। यह सिद्धांत कहता है कि केवल सीलगुण ही महत्वपूर्ण नहीं है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व या नेतृत्व के निर्धारण में, बल्कि कुछ परिस्थितिजन्य कारक भी होते हैं जो नेतृत्व को प्रभावित करते हैं। इस सिद्धांत में कुछ कमियां हैं जो निम्न है। इसमें व्यक्तित्व विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया गया है क्योंकि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व लगभग सबसे अलग होता है। समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। तो यह जो है सिद्धांत व्यक्तित्व विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया गया है, यानी इस सिद्धांत में व्यक्तित्व के कितने विभिन्नताएं हैं इस पर कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया गया है। अगला देखिए। इस सिद्धांत के द्वारा भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत के द्वारा भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता कि इस नेतृत्व वाले नेता क्या कर सकते हैं, आगे भविष्य में क्या कर सकते हैं, कैसा बन सकते हैं, ऐसी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यह एक अपूर्ण एवं अधूरा सिद्धांत है। तीसरा है हमारा अंतःक्रियात्मक सिद्धांत। इसके पहले हमने 2 सिद्धांत पढ़ लिए हैं। पहला लक्षण सिद्धांत या सीलगुण सिद्धांत और दूसरा परिस्थितिजन्य सिद्धांत। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा अंतःक्रियात्मक सिद्धांत। नेतृत्व उद्भव तथा उसकी सफलता नेता एवं परिस्थिति के बीच होने वाली अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि जो नेतृत्व और नेता हैं उनकी सफलता जब तक समूह के सदस्यों के बीच अंतःक्रिया नहीं रहेगी तब तक सफल नहीं होगा। तो नेतृत्व और नेता को सफल होने के लिए उनके बीच अंतःक्रिया का होना बहुत आवश्यक होता है। इसमें फीसर का सिद्धांत बहुत ही चर्चित है। यह सिद्धांत नेतृत्व की सफलता एवं प्रभावशीलता की अच्छी भविष्यवाणी करता है। नेतृत्व की सफलता एवं प्रभावशीलता, जो फीसर का सिद्धांत है वह नेतृत्व की सफलता एवं प्रभावशीलता का अच्छा भविष्यवाणी करता है। फीसर ने 3 कारकों को महत्वपूर्ण बताया है। फीसर का मानना है कि उसमें उचित समन्वय अंतःक्रिया होने पर नेता को अनैच्छिक क्रियाशीलता प्राप्त होती है। एक कारक निम्न है, जो फीसर महोदय ने 3 कारक बताए हैं वो निम्न है। पहला है नेता सदस्य संबंध, यानी नेता का समूह के सदस्यों के साथ संबंध। दूसरा है नेता के कार्य की संरचना, यानी समूह के कार्य की संरचना क्या होनी चाहिए। तीसरा नेता की सामर्थ्य शक्ति, यानी नेता सामर्थ्यवान होनी चाहिए, नेता में सामर्थ्य की शक्ति होनी चाहिए। सामर्थ्य से तात्पर्य है केवल बल से नहीं लिया गया, यहाँ सहन शक्ति, क्षमता, शीलता इन सब से भी लिया गया है। तो वह नेता जो है सहनशील होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, इन सबको भी सामर्थ्य शक्ति के अंतर्गत लिया गया है। फीसर ने कहा है कि यदि कार्य या लक्ष्य स्पष्ट है, नेता और अनुयायी के संबंध अच्छे हैं, उनके पास अधिकार है और परिस्थिति प्रतिकूल भी होगी, तो उपरोक्त तीनों कारकों के द्वारा अनुकूल परिवर्तन हो जाता है। फीसर महोदय ने यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा है, पहले तो इन्होंने 3 तत्वों में इसको बताया है कि नेता सदस्य संबंध, दूसरा कार्य की संरचना, तीसरा नेता की सामर्थ्य शक्ति। अब देखिए जो इन्होंने आगे बात कहा वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फीसर ने कहा है कि यदि कार्य या लक्ष्य स्पष्ट है, आपको क्या करना है, आपका लक्ष्य क्या है, आपको क्या प्राप्त करना है, अगर ये सब चीज़ें स्पष्ट हैं
नेता और अनुयायी के संबंध अच्छे हैं। नेता और समूह के व्यक्तियों के संबंध भी अच्छे हैं। उनके पास भी बोलने का, कार्य करने का अधिकार है। और परिस्थिति यदि प्रतिकूल भी है, अगर ऐसे कंडीशन में सब कुछ अच्छा है लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, यानी कि प्रतिकूल है, तो भी उन्होंने कहा है उपरोक्त तीनों कारकों के द्वारा अनुकूल परिवर्तन हो जाता है। यानी तो भी तीनों कारकों के द्वारा नेता सदस्य संबंध अच्छे हैं, कार्य की संरचना अच्छी है, नेता की सामर्थ्य शक्ति अच्छी है और लक्ष्य स्पष्ट है, लेकिन परिस्थितियां प्रतिकूल हैं तो भी हमारा कार्य अच्छा हो जाता है, यानी अनुकूल परिवर्तन हो जाते हैं। फिडलर ने इसका मापन करने के लिए एलपीसी मापनी निर्मित किया है। इस सिद्धांत का मूल्यांकन यहाँ पर फिडलर नहीं, फीसर रहेगा। फीसर का सिद्धांत काफी लोकप्रिय सिद्धांत है, फिर भी इसमें कुछ कमियां पाई जाती हैं। शोधकर्ता इसकी वैधता पर सदैव शक करते हैं। जो शोधकर्ता है यानी रिसर्च करने वाले, वह इसकी वैधता पर शक करते हैं, यानी शंका बनी रहती है। इसकी विश्वसनीयता कम होती है। इसमें सैद्धांतिक पृष्ठभूमि का सिद्धांत, इसे सैद्धांतिक पृष्ठभूमि का सिद्धांत कहते हैं, यानी सिद्धांत का निर्माण करने वाला। इसकी व्यवहारिक उपयोगिता कठिन है। इस सिद्धांत की व्यवहारिक उपयोगिता कठिन है। यह अनुयायियों की परिपक्वता, संतुष्टि एवं लक्ष्य पर निर्भर करता है। यह अनुयायियों यानी कि समूह के सदस्यों, अनुयायियों से तात्पर्य है समूह के सदस्यों के परिपक्वता, मैच्योरिटी, संतुष्टि एवं लक्ष्य पर निर्भर करती है। व्यवहार पर समूह का प्रभाव। व्यवहार पर, किसी व्यक्ति के व्यवहार पर उस समूह का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। व्यवहार पर समूह का प्रभाव। व्यवहार पर समूह का गहरा प्रभाव पड़ता है। इसमें व्यवहार परिवर्तन भी लाया जा सकता है। समूह में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समूह के अनुरूप कार्य करना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति पर समूह का दबाव बना रहता है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे के व्यवहार का अधिगम करके अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं। अतः व्यक्ति के व्यवहार पर समूह का गहरा प्रभाव पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिस किसी भी समाज में रहते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। तो इससे कुछ व्यक्ति हमारे व्यक्तित्व से अच्छे व्यवहार भी करते हैं, कुछ बुरे व्यवहार भी करते हैं। तो जो व्यवहार समूह में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति समूह के अनुरूप कार्य करने के लिए जो व्यवहार करते हैं, उसी व्यवहार को हम लोग भी अधिगमित कर लेते हैं, यानी अधिगम करके अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं। इसमें हम एक व्यक्ति के व्यवहार को देखकर दूसरा व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करने लगता है, यानी कि समूह पर किसी भी व्यक्ति व्यवहार पर समूह का बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। हमने आपको फर्स्ट पेपर का एमए साइकोलॉजी 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट, चारों यूनिट कवर करा दिए हैं। आपको जहाँ कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, जो कोई भी टॉपिक न समझ में आया हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग सेकेंड पेपर का फर्स्ट यूनिट अध्ययन करेंगे। आप लोग अपने तैयारी को मजबूत बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपका एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है।
बाकी हमने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से आपको समझाने की कोशिश की है। खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।